हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग ने 5 पार्ट बनाए हैं, जिसमें 4 पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको हम लोग समझे, रे डायग्राम समझे, सब कुछ समझ लिए। और फिफ्थ पार्ट जो है उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करें। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें भी कितने पार्ट्स बनेंगे वो पता नहीं है, कितने पार्ट्स बनेंगे देखेंगे। तो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? देखो, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या लिए थे हम लोग, किसी भी सॉलिड सरफेस, मतलब सॉलिड सरफेस और स्मूथ सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरता था तो वो रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, जैसे कि मिरर, मिरर के ऊपर लाइट गिरता था तो रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, अपने रास्ते से वो बैंड हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, the phenomenon of bending of light rays while traveling from one transparent medium to another obliquely। obliquely क्या होता है? It's called refraction। obliquely मतलब टेढ़ा होके। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब क्या है, दो मीडियम को, दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस होता है उसको कहते हैं इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब मान लो ये नीचे यहाँ पानी है, वाटर है, वाटर। वाटर एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, और ऊपर क्या है, एयर है। ये एयर एक मीडियम है और ये वाटर दूसरा मीडियम है। ठीक है, वाटर और एयर को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है ये है इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक लाइट रे आके गिरा ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके गिरा तो ये ऑब्लिकली गिर रहा है, मतलब टेढ़ा गिर रहा है आके। इस पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं एन। तो यहाँ पे लाइट गिरने के बाद क्या होगा, ये इस रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, सीधा सीधा जाना चाहिए। ये सीधा नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे करके बैंड हो जाएगा। और ये ही बैंड होने का जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्रैक्शन होता है इसीलिए वो बैंड होता है। ठीक है, तो ये बैंड जो होता है ये नॉर्मल की तरफ भी बैंड होता है, नॉर्मल से दूर भी बैंड होता है। कैसे होता है अभी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इसमें जो ये लाइट बैंड होता है, मतलब क्यों होता है ऐसा, बैंड होने के पीछे रीजन क्या है? देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज क्यों होता है? क्योंकि हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो डिसाइड करता है कि उस मीडियम में लाइट कितना स्पीड में जाएगा। ठीक है, इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। क्या बोल दिया मैं, वाह। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है, जिसके कारण उस मीडियम में जब लाइट जाता है तो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होने के कारण उसमें स्पीड भी अलग अलग होता है। और जैसे ही स्पीड अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, लाइट का जो पाथ होता है, जिस रास्ते से, मतलब जिस पाथ में लाइट जा रहा होता है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से वो बैंड हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो, ये लाइट जब एयर से वाटर में जा रहा था तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया। ठीक है, अगर उल्टा होगा तो मान लो ये जो इंटरफेस है ऐसा है और ये ऊपर वाटर है, ऊपर का मीडियम जो है ये वाटर मीडियम है और नीचे एयर है। ये वाटर है, यहाँ पे एयर है।
ठीक है। तो जब लाइट रे ऐसे करके मान लो वाटर मीडियम से आके वाटर एयर इंटरफेस पे गिरा, यहाँ पे बना देते हैं नॉर्मल। तो जब लाइट रे एक ऐसा मीडियम, मतलब जो ज्यादा डेंसिटी वाला मीडियम है उससे ऑप्टिकली ज्यादा डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, देखो ये मास डेंसिटी से अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, जब लाइट रे एक लो डेंसिटी, मतलब लो ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी लिख दिया, ठीक है, लो ऑप्टिकल डेंसिटी, और ये है हाई ऑप्टिकल डेंसिटी, इन दोनों इसके कंपैरिजन में ये हाई है, ठीक है। तो जब लो ऑप्टिकल डेंसिटी से हाई ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा था, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम से अगर लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम में आएगा लाइट, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर बेंड होगा। और ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो इसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जब लाइट रे लो ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम से हाई ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में जाता है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इसमें उल्टा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि जब ये लाइट रे हाई ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम से लो ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में जाता है, तो वो उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे जो स्पीड होता है, देखो मान लो यहाँ पे लाइट का स्पीड v1 था, यहाँ पे लाइट का स्पीड v2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, v1 जो है वो v2 से ज्यादा होगा, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी जब बढ़ जाता है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो जाता है उसमें लाइट का स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अगर ये लाइट का स्पीड यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी हाई डेंसिटी वाले मीडियम में लाइट का स्पीड कम था, तो v1 इज लेस देन v2 हो जाएगा। और जब भी लाइट का स्पीड घटेगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और जब भी लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा वो नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। अब ये जो हाई ऑप्टिकल डेंसिटी लो ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम है, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, देखो लो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है उसको कहते हैं हम लोग रेयरर मीडियम, ठीक है। और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। तो लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, मतलब बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और जब भी लाइट, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डेंसर, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। यहाँ पे लिख देंगे बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, कब, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है और यहाँ से नॉर्मल से दूर भाग रहा है, ऐसा उल्टा क्यों नहीं होता। अब इसको हम लोग समझेंगे कब, जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेंगे तब हम लोग समझ लेंगे ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ओके, तो ये समझ आ गया। क्या क्या हम लोग समझ लें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होने के कारण क्या होता है, लाइट का जो पाथ होता है वो पाथ अपना ओरिजिनल पाथ से वो बेंड हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, ठीक है। तो हो गया, ओके, मेरा हूँ। ओके, अब देखो ये जो जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, रिफ्लेक्शन दो लॉ के ऊपर काम करता है, ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी दो लॉ के ऊपर काम करता है, बेस्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको पढ़ते हैं। इसमें भी दो रिफ्रैक्शन के लॉ होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है देखो, पहला लॉ कहता है कि दी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
and the normal to the interface, normal to the interface separating two media, separating two media at the point of incidence all lie in same plane. ये क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ किया है? नॉर्मल किसको? नॉर्मल, नॉर्मल टू दिस इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, और वो नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ किया गया है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों जो होते हैं, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये दोनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी तो एक लॉ था ऐसा, जिसमें कहते थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में रहेंगे। ऐसे ही इसमें है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? दी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रुको रुको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन for a given color of light and a given pair of media is constant। ये क्या कह रहा है? कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, देखो एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रहा है, गिवन कलर ऑफ लाइट एंड ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट। ये कह रहा है कि अगर हम लोग साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, साइन, ये जो साइन लिखे हैं इसका एब्रिविएशन SIN होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे इसको। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अब इन दोनों का रेशियो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन एंगल होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन एंगल होगा, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कब? किसके लिए? एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए और एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। मीडिया मतलब क्या होता है? मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है। दो मीडिया, कोई भी दो मीडियम को हम लोग अगर फिक्स कर दें और एक कलर, पर्टिकुलर कलर लेके वहां पे रिफ्रैक्शन कराए, तो वहां पे रिफ्रैक्शन इंसिडेंट एंगल का साइन एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का जो साइन एंगल होगा, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे? यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, ये एक इंटरफेस है, मान लो ये नीचे वाटर है और ये एयर है, ठीक है? तो मैं यहाँ से लाइट को ऐसे करके इंसिडेंट कराया यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मान लो I1 है ये, और ये ऐसे करके बेंड हुआ है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 हुआ, तो इसका कोई एक वैल्यू आएगा K, ठीक है? मान लो कोई भी एक वैल्यू K आया, तो अगर मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा के रखूं, देखो ये मान लो एक कलर लेते हैं, ये रेड कलर का लाइट है। कौन सा लाइट है? रेड लाइट है। एक पर्टिकुलर फिक्स कलर लिए, अब अगर वही रेड लाइट लेके मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे इंसिडेंट कराऊं, जैसे कि ये, तो ये नॉर्मल बना देंगे यहाँ पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 लेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसे करके ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 हो गया। अब अगर इन दोनों का मैं साइन एंगल का रेशियो ले लूं, जैसे कि ये हो जाएगा साइन
I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 अगर लिख दूं तो ये भी कितना होना चाहिए, K होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर और थोड़ा बढ़ा दूं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसे करके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये I3, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ जाएगा ऐसे करके R3। तो इसका भी अगर साइन एंगल का रेशियो लूं, साइन I3 डिवाइडेड बाय साइन R3 लूं तो ये K ही आना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जब तक ये कलर चेंज नहीं होगा और जब तक ये दो मीडियम जो हैं ये दोनों चेंज नहीं होंगे, तब तक इंसिडेंस एंगल का साइन एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन एंगल होगा उन दोनों का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। मतलब साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इक्वल्स टू साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 इक्वल्स टू साइन I3 डिवाइडेड बाय साइन R3, ये हमेशा बराबर होंगे। इम्प्लाई दैट हम लोग लिख सकते हैं साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज कांस्टेंट। ठीक है, ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये जो है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब देखो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो स्टार्टिंग में मैं जो बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स टू द with respect to the with respect to the medium in which incident ray travel। मतलब ये जो कांस्टेंट है इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इसको ऐसे लिख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच refracted ray travels with respect to the medium in which incident ray travels। ठीक है, अगर मैं जैसे कि ये है रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रहा है वाटर मीडियम में, इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रहा है एयर मीडियम में। अगर मैं इस मीडियम को फर्स्ट मीडियम कह दूं और ये वाला मीडियम जो नीचे है उसको अगर सेकंड मीडियम कह दूं, तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये जो इन व्हिच रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स, रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है? सेकंड मीडियम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्योंकि इसमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन व्हिच रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रहा है, कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है? सेकंड मीडियम। और to the with respect to the refractive index with respect to the medium in which incident ray travels, incident ray कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है? फर्स्ट मीडियम। तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वन टू मीडियम का नाम दे दिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका एक सिंबल होता है, क्या सिंबल होता है? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं इसका सिंबल होता है एन। अच्छा, एन भी लिखते हैं और इसको म्यू, एक सिंबल होता है म्यू, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी के बुक में एन दिया है तो हम लोग इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, ओके, थैंक यू।